सो नाउ वी आर बैक अगेन विद ई पाठशाला चैनल। और आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th की ज्योग्राफी कर रहे थे और क्लास 12th की ज्योग्राफी के अंदर आज ये वीडियो का पहला पार्ट है। आपने 4 पार्ट तक क्लास 12th के चैप्टर जो देखे हैं वो अपलोड हो चुके हैं एंड ये 5वां चैप्टर है जो पॉलिटिकल साइंस के बाद हमने क्या कहते हैं सोचा है कि ज्योग्राफी जो हमने स्टार्ट करी है, हम क्या कर रहे हैं कि पहले कुछ चैप्टर वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है उसके कवर कर लेंगे, देन उसकी इंडियन पॉलिटिक्स से कवर किए जाएंगे। ऐसे ही सेम आपकी ज्योग्राफी के अंदर है कि पहले 5 चैप्टर तक अभी आपके क्या कहते हैं इस बुक के आएंगे, देन 5 चैप्टर आपको दूसरी बुक के देखने को मिलेंगे ताकि दोनों बैलेंसिंग चलता रहे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट इस चीज़ के लिए आए थे। तो ये 5 चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको वीडियो का जो चैप्टर होगा वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी का उसमें से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। चैप्टर का नाम पूरी तरीके से लैंड रिसोर्स और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर। लैंड रिसोर्स बोले तो हमारा ज़मीन पे जो भी हमारे लैंड रिसोर्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया है और साथ में ये भी बताने की कोशिश करी गई है कि लैंड रिसोर्स होने की वजह से हमारी ज़मीनें कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ हुई है। और फाइनली फिर हम इसमें पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की एग्रीकल्चर हमारे भारत के अंदर होती है। तो दोस्तों ये वीडियो का पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट के अंदर अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए तो बहुत बहुत थैंक यू। नहीं जुड़े हैं तो आप इन सभी चीज़ों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशली फॉर मैंने आपको बताया है हमारे नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे आप सभी को नोट्स भी प्रोवाइड होते रहते हैं, तो वो नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो टेलीग्राम है, फेसबुक पे भी हम लाइव आते हैं और साथ में हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम है और साथ में हमारा ट्विटर है। तो इन सभी चीज़ों पे लाइव आएंगे हम लोग, तो इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को ज़रूर फोकस करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे आप 5वें चैप्टर का ये पहला पार्ट है और चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, भू संसाधन और कृषि, कहने का मतलब लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। तो हमारे भारत के अंदर हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि इतने लंबे समय से 1950s के टाइम पीरियड पे हम लोग आज़ाद हो गए थे, आज़ाद होने के बाद हमने अपना संविधान भी बना लिया था। तो आप नोटिस करेंगे कि फिर हमें समझना ये था कि भारत के पास ज़मीन का हिस्सा कितना कहाँ पे है। तो ये समझाने की कोशिश करेंगे आपके इस बुक के अंदर कि फॉरेस्ट वाला इलाका, उसके साथ साथ लैंड इनपुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बैरन एंड वेस्ट लैंड एरिया अंडर द परमानेंट पैस्चर्स, एरिया अंडर द मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स, करंट फैलो लैंड और उसके बाद नेट शोन एरियाज। इसके अलावा और भी है, मतलब अगर हमारे भारत के अंदर ज़मीन यूज़ हो रही है तो कहाँ पे कितनी यूज़ हो रही है वो आपको इसमें डिस्कस करने की कोशिश करी गई। इसके अलावा और भी हैं तो आप उनके ऊपर ही फोकस कर लीजिएगा, पर इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको यही देखने को मिलती है। तो हम एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट की बात करी जाए। फॉरेस्ट के अंदर ये वाला इलाका है जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाई एंड यहाँ पे डिमांड्स फॉर द फॉरेस्ट ग्रोथ। कहने का मतलब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सरकार के वन विभाग अधिकारियों ने इसका सीमांकन कर रखा है। इनका सीमांकन करने का मतलब ये होता है कि इनकी सीमाएं तय कर रखी है। जैसे मध्य प्रदेश है, एमपी का कुछ भी लैंड हो सकता है, ठीक है। जो भी ज़मीन है उसमें से कुछ ज़मीनों को पहले बोल दिया है कि इतना एरिया जो है भैया ये तो ये फॉरेस्ट का रहेगा ही रहेगा और आप इतने इलाके को छेड़ नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इन फ्यूचर जिस तरीके से हमारी जनसंख्या का ग्रोथ हो रहा है, तो आप नोटिस करेंगे जनसंख्या बहुत तेज़ी से हमारी बढ़ रही है। तो इन फ्यूचर हमें क्या कहते हैं जो ग्रीनरी है, जो फॉरेस्ट है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है, ये कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम हमारे भारत के अंदर लगभग टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर जो है वो इतना स्क्वायर किलोमीटर में कवर है और टोटल कवर स्क्वायर किलोमीटर इतना हो रखा है। इसके हिसाब से 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे पास इतना कवर था और आप देख सकते हैं लगभग हम इसके इलाके को बढ़ाने की कोशिश ही कर रहे हैं। तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इधर के इलाकों के अंदर आप देख सकते हैं कितना फॉरेस्ट एरिया जो है वो फायर के अंदर आ चुका है। ये भी हमने देखने की कोशिश कर ली। कहने का मतलब ये है कि हमने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी है फॉरेस्ट के ग्रोथ के लिए। उसके बाद दूसरा लैंड आता है लैंड इनपुट इन नॉन एग्रीकल्चर एरिया, मतलब ऐसी ज़मीन का हिस्सा जो एग्रीकल्चर के यूज़ में नहीं आता है। वो कौन से यूज़ में आता है, रूरल एंड अर्बन चीज़ों के अंडर में। मतलब कहने का मतलब मान लीजिए कि ये पूरा जगह है, इस पूरी जगह पे एग्रीकल्चर इतने हिस्सों पे हो रहा है, कुछ हिस्सों पे यहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, लेकिन जो हिस्से बचे उन हिस्सों पे क्या हो सकती है, इंडस्ट्रीज हो सकती है,
शॉप हो सकते हैं, रोड हो सकते हैं, कैनाल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो सकती है जिन पे आप देखें कभी एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता है। सरकारों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इन चीज़ों को ज़रूरत फ्लाईओवर है, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट के हिसाब से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कहीं पे आप रहते भी होंगे तो जहाँ आप रहते हैं तो वहाँ पे तो आप खेती कर ही नहीं सकते हैं ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाहर की कंट्रियों के अंदर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे भी खेती की जा सकती है। उन्होंने खेती करने का तो ऐसा तरीका भी बना लिया है कि आपको मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी खेती करने के लिए, लेकिन वो एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। भारत के अंदर आते आते बहुत समय लग सकता है इसके ऊपर, लेकिन इंडिया के कुछ हिस्सों के अंदर अभी भी ऐसी खेतियाँ हो रही है। तो इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये है लैंड जो है एग्रीकल्चर के इनपुट में यूज़ नहीं हुई है। दूसरा बैरन एंड वेस्ट लैंड, ये वो वेस्ट लैंड है जो क्या कहते हैं बैरन हिली एरिया के अंदर, हिली ट्रेन्स के अंदर, डेजर्ट लैंड्स के अंदर, और जहाँ पे क्या कहते हैं रिवाइंस एरियाज़ है, मतलब जहाँ जहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि जहाँ जहाँ पे मतलब जो नदियाँ जा रही है अगर वो सूख चुकी है तो उधर के एरियाज़ भी यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वो वाले एरियाज़ आ जाते हैं, मतलब जहाँ पे डेजर्ट है, मतलब जहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उस इलाके में ना तो खेती हो पाती है ना तो वहाँ पे लोग रह पाते हैं। तो ये वेस्ट लैंड है और पूरी तरीके से बंजर पड़ी हुई है। दूसरा, यहाँ पे एक कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे हम परमानेंट पैश्योर इलाका बना देते हैं, मतलब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ऐसे इलाकों के अंदर मवेशियों को चरने के लिए, मवेशियों को मतलब जो भी कैटल्स होती है, वो फैलोज होती हैं, उनको खाने पीने के लिए आप देखते हैं सरकार कुछ ऐसी ज़मीनों को अलॉट कर देती है कि जहाँ पे परमानेंट लोग यहीं पे ही अपने जानवरों को लाएंगे। और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे पंचायत के अंडर में होती है, फिर पंचायत इन चीज़ों को बांट देता है और इसे हम कॉमन्स प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलते हैं। ये ऐसा रिसोर्स है जो सभी साझा करते हैं। इसके ऊपर अभी हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा डीपली, ठीक है। तो ये कॉमन्स प्रॉपर्टी रिसोर्स है। फिर यहाँ पे एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, कहने का मतलब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं जो कल्टिवेटेड एरिया के अंदर तो नहीं आते हैं, लेकिन इन इलाकों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर फूल, मतलब बहुत बड़ी मात्रा के अंदर फल वाले और फूल वाले दोनों जो ट्रीज़ होते हैं वो लगाए जाते हैं यहाँ पे। ये वो ज़मीनें होती हैं, ये प्राइवेटली भी हो सकती हैं और सरकार के अंडर में भी हो सकती है। आपने नोटिस करा होगा बहुत बड़े बड़े ज़मींदार गांव के अंदर होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत बड़े इलाके के अंदर 1-1 किलोमीटर में बहुत सारे पेड़ ही पेड़ लगा देते हैं, 1-1 किलोमीटर में, और ये परमानेंट है। अब पेड़ काट सकते नहीं है ना, तो इसमें जो भी चीज़ें पैदा होती है वो उनके अंडर में आ जाती है। तो ये एक ऐसा तरीका था जो एक नेट शोन एरिया के अंदर तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे इन क्षेत्रों के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट टाइप के जो वृक्ष होते हैं फसलों के वो लगाए जाते हैं। आप अगर यूपी जैसे इलाके के अंदर रहते हैं तो आप ये चीज़ें नोटिस करेंगे वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। दूसरा फिर यहाँ पे है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो यानी कि अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years इज़ इंक्लूडिंग इन दिस कैटेगरी। यानी कि कल्टिवेबल वेस्ट लैंड का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसी ज़मीन का हिस्सा जिस पे 5 साल या उससे ज़्यादा खेती नहीं हुई हो, वो हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। मतलब एग्रीकल्चर वाला इलाका तो है लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर ही नहीं हो रहा है, तो ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। दूसरा फिर यहाँ पे करंट फैलो लैंड, दिस इज़ द लैंड इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन। मतलब ये ऐसी ज़मीन है जिसको हमने विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब हमने ये वो ज़मीन है जिसको हमने ज़मीन को 1 या 1 से कम साल के लिए एग्रीकल्चर के बिना छोड़ा हुआ है। तो ये वर्तमान समय में ये ज़मीन जो है ये इस पे खेती की जा सकती है, ठीक है। तो ये वो खेती है। दूसरा टोटल नेट शोन एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पे स्पेशली खेती होती ही होती है। मतलब भारत के अंदर जो आज आपको खाने पीने को मिल रहा है वो आपको इन्हीं पे खाने को मिल रहा है, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इलाका जो है इन्हीं का होना चाहिए ताकि हमें चीज़ें उगने को मिल जाए। तो नेट शोन एरिया अगर आप देखें तो नेट शोन एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नेट शोन एरिया अगर आप इस मैप के अंदर देख पाएँ तो नेट शोन एरिया आपको ये दिख रहा है। ये कब का दिख रहा है आपको, 1960 से 1961 का दिख रहा है, और ये आपको दिख रहा है 2014 से 2015 का। मतलब आप नोटिस करेंगे कि नेट शोन एरिया के अंदर भी कहीं कहीं हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये क्योंकि लोग एग्रीकल्चर के अलावा
दूसरी और चीज़ों पे भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े नेट एग्रीकल्चर शून एरिया को आप एकदम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें ये दिखाने की कोशिश करता है। बाकी दूसरी और चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं इसके थ्रू। आपकी बुकों के अंदर ये दिखाया हुआ है कि नेट शोन एरिया जो है आप देख सकते हैं 1960 और 1961 के टाइम पीरियड में इतना था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, और 2020-21 के अंदर जो है वो हमें इतना देखने को मिलता है। अब पेपर के अंदर एग्जामिनर ने पता है क्या पूछा हुआ है आपसे, पेपर के अंदर एग्जामिनर ने ये पूछा है कि आप ये बताइए कि जितने भी टाइप के क्या कहते हैं ज़मीनें हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे ज़मीनों का इस्तेमाल हुआ पड़ा है, उनमें से कितनी ज़मीनों के ऊपर जो ग्रोथ है वो 1960 के कंपैरिजन में ग्रोथ देखी गई है, तो किन ज़मीनों पे देखी गई है, और डिक्लाइन अगर कम हुआ है तो किन ज़मीनों पे ऊपर हुआ है। तो ये चीज़ है। तो आप देख सकते हैं लैंड यूज़ कैटेगरी इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर अगर लैंड यूज़ कैटेगरी हो रही है तो कैसे कैसे हो रही है, साइज़ ऑफ इकोनॉमी पे बेस्ड है, कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी पे बेस्ड है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे बेस्ड है। मतलब अगर भारत के अंदर ज़मीनों का हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है तो किन 3 तरीक़ों से हो रहा है, यही आपकी बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। लैंड यूज़ चेंजेस इन इंडिया, आप देखेंगे कि यहाँ पे लैंड यूज़ इन रीजन a large extent is influenced by the nature of the economic activity and the carried out on the region। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें पता चलता है कि भारत के अंदर भूमि का उपयोग अगर किसी भी हिसाब से होता है तो आप नोटिस करेंगे इन्फ्लुएंस करता है वहाँ का नेचर ऑफ इकोनॉमिक, मतलब वहाँ पे इकोनॉमिक कैसा है, वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है इकोनॉमिक की, उससे पता चला है कि ज़मीन पे कौन सा हिस्सा जहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा। मतलब जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी हो रही होगी तो वहाँ ज़मीन का यूज़ ज़्यादा होगा, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा होगा वहाँ सिर्फ फैक्ट्रियाँ लगेगी, जहाँ पे सर्विस सेक्टर हो रहा था वहाँ एमएनसी आएगी। तो वहाँ पे डिपेंड करेगा कि ज़मीन का यूज़ कहाँ पे कितना हो रहा है। दूसरा साइज़ ऑफ इकोनॉमिक में, साइज़ ऑफ इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्रेशर ऑफ मतलब द प्रेशर ऑन द लैंड विल इंक्रीज विद द टाइम एंड मार्जिनल लैंड वुड कम अंडर यूज़। मतलब मार्जिनल लैंड का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सीमांत भूमि बनेगी। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा लोगों का किसी ज़मीन के ऊपर तो वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की साइज़ ऑफ इकोनॉमिक कैसी है। तो ये इसमें बताने की कोशिश करी गई है। थोड़ा सा आप इसे पढ़ लेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक के अंदर देखने की कोशिश करी जाती है कि जिस हिसाब से द प्रोसेस वुड रिजल्ट इन द ग्रेजुअल शिफ्ट लैंड फ्रॉम द एग्रीकल्चर यूज़ ऑफ नॉन एग्रीकल्चर यूज़। मतलब नोटिस करेंगे कि अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था का संरचना देखें तो एग्रीकल्चर का यूज़ कम जब तक होता चला जाएगा जब लोग नॉन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का यूज़ जो है वो हमें कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ से गिरने के एक चांस हो सकते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें टाइम के हिसाब से लोग रिड्यूस होते ही जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ डिक्लाइंड, ये वही वाली बात आ गई। नंबर ऑफ़ पीपल इज़ इंक्रीजिंग दोज हु फेड बाय द एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पे उन लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है जो एग्रीकल्चर के द्वारा उगाए गए खाने को खा रहे हैं, और यहाँ पे किसानों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। तो ये गतिविधियाँ जो है ये भी डिपेंड करता है कि लैंड यूज़ कैसे होगा। तो यहाँ पे ये 4 कैटेगरीज है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं अंडर डेंजरस इंक्रीज विद द 4 हैविंग द रजिस्टर्ड डिक्लाइन। मतलब 4 ऐसी जगह है जहाँ पे आप देखेंगे ज़मीन के पैटर्न का यूज़ कम हुआ है, और 4 एक ऐसी जगह जहाँ पे ज़मीन के पैटर्न का यूज़ बढ़ा है। तो जहाँ बढ़ा है वो आप देख सकते हैं फॉरेस्ट में बढ़ा है। दूसरा एग्रीकल्चर अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ इसमें बढ़ा है, और करंट फैलो लैंड के अंदर बढ़ा है, और दूसरा नेट शोन एरियाज़ के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ परसेंटेज में बढ़ा है। दूसरा एग्रीकल्चर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, मतलब जहाँ पे ब्रिजेस होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वहाँ की जगह में बढ़ा है। करंट फैलो लैंड अगर आप देखें तो करंट फैलो लैंड ये है, यहाँ पे हमें बढ़ना देखने को मिला है। मतलब ये वो ज़मीनें हैं जहाँ पे जो क्रॉप्स है वो 1 या 1 साल से कम जगह को समय के लिए छोड़ी गई हैं, और नेट शोन एरिया इसमें भी हमें बढ़ावा देखने को मिली है। तो ये अच्छी बात है, थोड़ी बहुत मैं अच्छी कह सकता हूँ। लेकिन अगर हम बुरी चीज़ देखें, क्योंकि ज़मीन जो है वो हमारे पास सफिशेंट है, वो बढ़ेगी कभी नहीं। ये वो जगह है जहाँ पे क्या कहते हैं 4 एरियाज़ के अंदर घटा है जगह, जैसे कि बैरन एंड वेस्ट लैंड इसमें घटा है, उसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड इसके अंदर घटा है, उसके बाद यहाँ पे एरिया अंडर द पैस्चर क्रॉप्स, क्योंकि लोग जो है एरिया कैप्चर करते जा रहे हैं, इसके अंदर हमें घटा है।
उसके बाद फेलो लैंड के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें घटने को मिला है। और एरिया एंड मिसलिनियस यूज़ ऑफ ट्री, इसमें भी घटते हुए हमने लोगों को देखा है। तो एज द प्रेशर ऑफ द लैंड इंक्रीज ऑन द बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्शंस, तो आप नोटिस करेंगे इनलीगल इंक्रोचमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑन कॉमन स्पेशल लैंड। ये वही वाली बात आ गई कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि परमानेंट के अंदर अगर सॉरी यहाँ पे तो क्या कहते हैं वो जो लैंड है वो पिछला कम हुआ है और बाद का ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे लोगों ने जो कॉमन्स लैंड होती है उसको भी कैप्चर करने लगे। कॉमन्स लैंड मतलब मान लीजिए कि जहाँ पे किसान लोग जो हैं अपने मवेशियों को चराने के लिए जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे वहाँ पे भी उन लोगों ने ज़मीनों को कैप्चर करने लग गए हैं वो लोग। तो ये भी एक कारण देखा गया है कहीं ना कहीं कि लोगों ने ज़मीनों को कैप्चर किया है। तो ये एक रीज़न है कि जहाँ पे ज़मीन जो है कम हुई है, और कम होने के मैंने रीज़न्स आपको बता दिए। 2 रीज़न तो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो दोस्तों इतना ही इस चैप्टर के अंदर है अभी वीडियो के पहले पार्ट में। जब हम वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे आपसे तो हम उसे और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे वीडियो के अगले पार्ट को। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। अब हम जल्दी वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।